तो पहली न्यूज़ है, साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल गिव्स इलेक्शन कमीशन अनब्रिटल्ड पावर, लूप होल्स रिमेन एक्स सीजीआईज। तो ये क्या न्यूज़ है? तो एक समवर्ती जो चुनाव विधेयक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल, इसका प्रस्ताव जो भारत में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव कराने की व्यवस्था को लागू करवाना चाहता है एक साथ, उसके बारे में आर्टिकल है। अब ये क्या है? तो इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश भर में एक साथ चुनाव करवाना है, ताकि संसाधन, धन और समय की बचत हो सके। यह विचार पहले भी कई बार उठाया जा चुका है, लेकिन अब इसे कानूनी रूप से मान्यता देने की कोशिश की जा रही है। विधेयक में 2024 का 106वां संविधान संशोधन और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक अलग संशोधन शामिल है। चुनाव आयोग को दी गई शक्तियाँ। तो चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि वह तय करे कि राज्य या क्षेत्र में चुनाव कब होंगे, ठीक है, और कैसे होंगे। अगर किसी कारणवश चुनाव टालना पड़े तो यह निर्णय भी चुनाव आयोग ले सकता है। इस प्रक्रिया में कोई स्पष्ट निगरानी या जवाबदेही तंत्र नहीं है, जिसे पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने एक कमजोर रूप में चिन्हित किया है। फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की राय क्या है? तो विधेयक पर चर्चा के दौरान दो प्रमुख पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति केहर ने अपनी बातें रखी हैं। रंजन गोगोई ने कहा है कि विधेयक संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन तो नहीं करता है, लेकिन चुनाव टालने की स्थिति में पारदर्शिता और स्पष्टता जरूरी है। फिर न्यायमूर्ति केहर ने सुझाव दिया है, अगर कोई विधानसभा का कार्यकाल छोटा हो और चुनाव टाले जाएं तो शेष अवधि को परिभाषित करना होगा। उनकी राय थी कि बिना इसकी स्पष्टता के चुनाव प्रक्रिया में अस्पष्टता पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे वो रिमेनिंग पीरियड को परिभाषित करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। चिंताएं और सुझाव और देखें तो संयुक्त समिति की अगुवाई बीजेपी सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं। पीपी चौधरी पैनल ने विधेयक के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की, जिसमें संविधान के 69वें और 20वें संशोधन को भी शामिल किया गया है। चिंताएं और सुझाव क्या है? तो पूर्व सीजीआई ने कहा कि विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव टालने की स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे चुनाव आयोग के पास असीमित शक्तियां हो सकती हैं। फिर राष्ट्रपति का अधिकार क्या है? तो यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दी जाए कि वे आदेश जारी कर विधानसभा चुनाव के बाद की तारीख के लिए टाल सकें। तो विधानसभा को किसी बाद की तारीख के लिए टाल सकें, ये राष्ट्रपति को शक्ति देने की बात कह रहे हैं वो, ठीक है। तो बस ये शेष अवधि का निर्धारण, अगर विधानसभा का सत्र छोटा हो या फिर चुनाव टाले जाएं तो बाकी समय को 3 महीने या एक सप्ताह तक सीमित करने का प्रस्ताव है। कि अगर मतलब चुनाव टाल रहे हैं तो फिर 3 महीने का उनको टाइम देंगे कि 3 महीने में करवा दो। तो ऐसी बात कर रहे हैं ये। फिर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने भी इस पर आपत्ति जताई और संसद को शेष अवधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। उन्होंने ये बात माना है, क्योंकि उनका मानना है कि बिना इसकी स्पष्टता के विधेयक को लागू करना मुश्किल हो सकता है। तो ये पहली न्यूज़ है जो अपने वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है। फिर अगली है, ओवर 74% ऑफ बिहार इलेक्टर सबमिटेड इन्फॉर्मेशन फॉर्म इन रिवीजन ड्राइव इलेक्शन कमीशन। तो बिहार में चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में राज्य के कितने 7 करोड़ 89 लाख, ठीक है, मतदाताओं में से 74% से अधिक ने पुनरीक्षण अभियान रिवीजन ड्राइव के लिए गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं। ये जानकारी दिल्ली से दी गई है, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या है? गणना फॉर्म जमा करना। चुनाव आयोग ने बताया 25 जुलाई 2025 तक मतदाता अपने गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह पुनरीक्षण अभियान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चलाई जा रहा है। बीओओज और ईआरओ की भूमिका। तो इस अभियान में बूथ लेवल ऑफिसर और निर्वाचन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ घर घर जाकर मतदाताओं की मदद कर रहे हैं। ये अधिकारी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ईआरओ और बीओ घर जा जाके इनकी मदद कर रहे हैं। फिर प्रगति क्या है? तो बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों में 963 सहायक ईआरओ इस काम में लगे हैं। अब तक 3.73 करोड़ फॉर्म डिजिटल रूप से अपलोड किए जा चुके हैं। नई तकनीक और सुविधा। चुनाव मॉड्यूल ने एक नया मॉड्यूल लागू किया है जो एईआरओ और ईआरओ द्वारा अपलोड किए गए फॉर्म की सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाता है। बस यही है। फिर और क्या है? विशेष सहायता आयोग ने यह बताया है कि बीएलओ वर्ग, बुजुर्ग, कमजोर, बीमार लोगों और अन्य संवेदनशील समूह की मदद करने का काम कर रहे हैं। फिर स्थान और समय, तो बस यही सब चल रहा है, एसआईआर से रिलेटेड न्यूज़ है। फिर आगे चलें, यमुना रिजर्वेनेशन
Saha asked Delhi government to double its sewage treatment capacity by 2028। तो यमुना नदी के पुनर्जनन को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार से 2028 तक अपने सीवेज क्षमता को लगभग दुगना करने की अपील की है। अब इसको देखते हैं पृष्ठभूमि क्या है। तो वर्तमान में दिल्ली के सीवेज उपचार संयंत्र एसटीपी, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वर्तमान में 762.2 मिलियन गैलन प्रति दिन की क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। शाह ने दिल्ली सरकार को अपनी योजना को मजबूत करते हुए क्षमता को 1500 MGD तक ले जाना चाहिए, ये बोला है। समीक्षा की बैठक 9 जुलाई 2025 को शाह ने नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें यमुना नदी के पुनर्जनन पर चर्चा हुई। इस बैठक में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी के और हरियाणा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, ठीक है। फिर शाह की अपील और दिशा निर्देश। तो सीवेज क्षमता, शाह ने दिल्ली सरकार से कहा कि वे 2027 तक ऐसा ठोस योजना बनाए और 2027 तक ठोस योजना बनाए और 2028 तक अपनी सीवेज क्षमता उपचार को दुगना करे। यह कदम यमुना की सफाई के लिए ज़रूरी है। सहयोग की ज़रूरत। उन्होंने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि यमुना नदी इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। फिर एसटीपी पक्ष का परीक्षण, तीसरे पक्ष का परीक्षण तो साफ दिया। फिर शाह ने सुझाव दिया कि सीवेज उपचार संयंत्रों से निकलने वाले पानी की गुणवत्ता की जांच तीसरे पक्ष द्वारा की जानी चाहिए, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। तकनीकी और पर्यावरणीय पहलू। ड्रोन सर्वे। शाह ने नजफगढ़ और शाहदरा नालों का ड्रोन सर्वे कराने का निर्देश दिया, जो यमुना प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। फिर जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी कि बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इन नालों में प्रदूषण को कम करने के लिए जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग को मापने की ज़रूरत है, जो पानी की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेत है, ठीक है। फिर सफाई अभियान। शाह ने जोर दिया कि केंद्र सक्रिय रूप से अब इस अभियान में शामिल है, यमुना को साफ करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। बस यही सब बातें चल रही हैं कि उसको कंट्रोल करना है, उसका पॉल्यूशन को, ठीक है। फिर अगला है शिफ्टिंग सेम वॉइस, यूएस सैंक्शन अगेंस्ट यूएन ऑफिशियल आर डेंजरस एंड अब्सर्ड। तो ये क्या है? ये इस लेख में बताया कि यूएन के मानवाधिकार परिषद ह्यूमन राइट्स काउंसिल द्वारा 11 जुलाई 2025 को एक प्रस्ताव पारित करने और इसराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने घोषणा की गई है। प्रस्ताव का पारित होना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इसराइल पर गाजा और वेस्ट बैंक में मानवाधिकार उल्लंघन करने के आरोप के आधार पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह प्रस्ताव 47 सदस्य देशों में बहुमत से पारित हुआ है। प्रतिबंध का उद्देश्य। इस प्रतिबंध का लक्ष्य इस प्रतिबंध का लक्ष्य इसराइल को गाजा में सैन्य कार्रवाई रोकने और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए मजबूर करना है। इसराइल पर आर्थिक कूटनीतिक दबाव डालने की योजना है। अमेरिका का विरोध। अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, इसे खतरनाक करार दिया है। अमेरिका अधिकारी मानते हैं यह कदम इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को कम करेगा, ठीक है। फिर आगे चलें। पृष्ठभूमि और संदर्भ। तो गाजा युद्ध। इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में गाजा पट्टी पर भारी तबाही हुई, जिसमें हजारों लोगों की जान गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र को मानवीय संकट की गंभीरता पर चिंता जताई है। अल्बानिया का नेतृत्व। प्रस्ताव को अल्बानिया ने पेश किया, जो मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने की मांग करता है, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। तो कई देश, खासकर यूरोपीय संघ और अरब देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों ने इसका विरोध किया है। प्रमुख घटनाक्रम। तो ट्रंप का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्याय बताया और संयुक्त राष्ट्र पर दबाव डालने की बात कही। फिर इसराइल की प्रतिक्रिया। इसराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक तरफा और न्याय संगत नहीं करार दिया, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। यूएन अधिकारी। तो यूएन अधिकारी कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी वोल्कर टर्क ने कहा गाजा में स्थिति अमानवीय हो गई है, तत्काल कार्रवाई की जरूरत है, ठीक है। तो बस यही है। तो अमेरिका तो सपोर्ट कर रहा है इसराइल का, और उसके ऊपर सैंक्शन लगाने दूसरे देश कि भाई बंद करो ये सब। फिर एक है इंग्लिश ड्रीम्स। तो इम्पोजिंग एनी लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो ये है न्यूज़ क्या है। तो
भारत में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा को अनिवार्य करने की नीति को लेकर उठे विवाद और इससे जुड़े सपनों पर सवाल उठाता है। यह नीति कर्नाटक सरकार द्वारा लागू की गई है, इसे अस्वीकार्य माना जा रहा है। तो क्या है देखें, तो कर्नाटक सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से ही अंग्रेजी को अनिवार्य माध्यम बनाने का फैसला किया है। यह 2024 से लागू हुआ और उद्देश्य बच्चों को वैश्विक प्रतिस्पर्धी के लिए तैयार करना। विरोध, इस नीति का व्यापक विरोध हो रहा है। माता पिता, शिक्षक और स्थानीय संगठन का कहना है यह बच्चों को मातृभाषा और सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचाएगी। सपनों की अस्वीकृति, लेख का शीर्षक इम्पोजिंग इंग्लिश इंस्ट्रक्शन अंडर्स द ड्रीम इस बात की ओर इशारा करता है कि अंग्रेजी थोपने से उन सपनों को नुकसान पहुंच रहा है जो समावेशी और मातृत्व भाषा आधारित शिक्षा से जुड़े थे। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने तो अंग्रेजी को पहली क्लास से लागू करने की बात की है, पर इसका विरोध हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। नीति का आधार और तर्क क्या है, तो सरकार का दावा है कि अंग्रेजी शिक्षा बच्चों को बेहतर रोजगार और उच्च शिक्षा का अवसर देगी क्योंकि ये वैश्विक भाषा है। फिर शिक्षा में सुधार, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कदम शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और निजी स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय दाव, लेख में कहा है कि वैश्विक और कॉर्पोरेट मांगों ने इस नीति को बढ़ावा दिया है। तो ये तो लेख कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, पर वो बात सही कह रहे हैं कि आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं वैश्विक स्तर पे। अब विरोध का कारण क्या है, तो सांस्कृतिक नुकसान होगा। आलोचकों का कहना है कि मातृभाषा में शिक्षा बंद करने से बच्चों की जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी। कन्नड़ भाषा और स्थानीय संस्कृति को प्राथमिकता देने की मांग उठ रही है। फिर समानता का अभाव, गरीब परिवार के बच्चे जिनके पास अंग्रेजी में शिक्षा के लिए संसाधन नहीं है, उन्हें इस नीति से और पीछे रह जाएंगे। फिर शिक्षकों की तैयारी, कई शिक्षकों ने शिकायत की उनके पास अंग्रेजी में प्रभावी ढंग से पढ़ाने का प्रशिक्षण नहीं है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण, तो लेख में संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को के दिशा निर्देश का हवाला दिया जो मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा की वकालत करते हैं, तो ये इसके विरोध हो रहे हैं। ठीक है, तो अपन को तो बस यही पता होना चाहिए कि कर्नाटक ने ऐसा कर दिया है। फिर व्यू इंडियाज जेंडर गैप रिपोर्ट रैंकिंग एज अ वार्निंग, तो अभी क्या हुआ है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 पर आधारित, जिसमें भारत की जेंडर असमानता की स्थिति को चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब क्या हुआ है, भारत 148 देशों में से 131 स्थान पर है, जो जेंडर समानता में उसकी खराब स्थिति को दर्शाता है। फिर आर्थिक भागीदारी रिपोर्ट में आर्थिक भागीदारी और अवसर, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीति, सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन खासकर कमजोर बताया गया है। ठीक है, किसमें, एक तो स्वास्थ्य में, ठीक है, राजनीतिक भागीदारी में, शिक्षा में। तो यह रैंकिंग भारत के लिए एक चेतावनी है जो बताती है जेंडर असमानता राष्ट्रीय प्रगति में बाधा बन रही है। फिर आर्थिक भागीदारी, महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी 33% से भी कम है, जो वैश्विक औसत से बहुत नीचे है। ठीक है, 2015 से 2025 के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी $870 बिलियन का इजाफा हो सकता है अगर जेंडर गैप कम होता तो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इतने का इजाफा और होता अगर जेंडर गैप कम होता तो, और अपनी 33% ही है भागीदारी। तो फिर स्वास्थ्य और पोषण में, महिला और लड़कियों का स्वास्थ्य पोषण में सुधार जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया कि जन्म के समय लड़कों की तुलना में लड़कियों की मृत्यु दर अधिक है और पोषण कमी महिलाओं को प्रभावित करती है। फिर शिक्षा और अवसर, स्कूली शिक्षा में सुधार के बावजूद उच्च शिक्षा और नौकरी में अवसर में महिलाओं की बहुत सीमित है। फिर विशेषज्ञ राय क्या है, तो पूनम मूर्ति राजू जो भी है, तो पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक ने कहा कि जेंडर असमानता आर्थिक प्रगति में बाधक है और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। फिर मृत्युंजय कौशिक सीनियर स्पेशलिस्ट ने कहा कि महिलाओं की देखभाल में भागीदारी को विकास योजना में शामिल करना होगा। तो बस यही सुझाव क्या है, जेंडर समानता पर ध्यान दिया जाए, देखभाल अवसंरचना बनाया जाए, बजट का आवंटन किया जाए, वरिष्ठ नागरिकों का समर्थन भी जरूरी है। फिर वैश्विक तुलना, तो भारत को उरुग्वे और दक्षिण कोरिया जैसों से सीखना चाहिए। जेंडर समानता और देखभाल अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए प्रगति कर रहे हैं जो कि ठीक है, तो उरुग्वे और ये वाले प्रगति कर रहे हैं। फिर रिपोर्ट में कहा भारत को अपनी आबादी के 57% महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा, वरना आर्थिक विकास में बाधा बढ़ेगी। तो ये बस वही कह रहे हैं, आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा महिलाओं को भी। फिर एक न्यूज़ है कि जेनेटिक एनालिसिस ऑफ असम राइनो हॉर्न सैंपल इनिशिएटेड। तो इसमें क्या है कि असम में गैंडे सींग, एक सींग वाले गैंडे के नमूनों के आनुवंशिक विश्लेषण की शुरुआत हो गई है। तो मुख्य बिंदु क्या है,
विश्लेषण की शुरुआत। असम में एक विशेष टीम ने गैंडे के 2573 सींगों के नमूनों का आनुवंशिक विश्लेषण किया। इसमें से 2573 सींग पहले वन विभाग द्वारा जब्त किए गए थे। नमूनों का संग्रह। इन सींगों में 2623 सींगों का विश्लेषण किया जाना है, जिसमें 2479 सींग कोर्ट में लंबित मामलों से संबंधित हैं, जबकि 144 सींग विभिन्न जांचों के लिए एकत्रित किए गए हैं। उद्देश्य। इस विश्लेषण का मकसद गैंडों को सींगों की उत्पत्ति और उनकी पहचान सुनिश्चित करना है, ताकि अवैध व्यापार और नकली सींगों की पहचान हो सके। फिर प्रक्रिया की तैयारी क्या है? तो टीम का गठन। असम वन्य जीव विभाग के मुख्य वन्य जीव वार्डन ने इस प्रोजेक्ट की निगरानी की है। जुलाई 3 से 8 के बीच एक विशेष टीम ने नमूनों का एकत्रित किया है। और नमूना संग्रह। तो 2573 सींगों के नमूने लिए गए, जिन्हें छोटी शीशियों में पैक करके देहरादून के वन्यजीव संस्थान भेजा गया है। तकनीकी प्रक्रिया। नमूनों का डीएनए विश्लेषण डीएनए इंडेक्सिंग सिस्टम के जरिए किया जाएगा, जो गैंडे की प्रजाति और उत्पत्ति की पुष्टि करेगा। जब्ती और विनाश। इन 2573 सींगों में से कई अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई में जब्त किए गए। कुछ सींग 22 सितंबर 2021 को आग लगाकर नष्ट किए गए थे। अदालती मामले में 2479 सींग कोर्ट में लंबित मामलों से जुड़े। उनका विश्लेषण कानूनी लड़ाइयों को सुलझाने में मदद करेगा। फिर है संदिग्ध नमूने। कुछ नमूनों पर संदेह है कि वे असली गैंडे के सींग नहीं है। यह विश्लेषण इसकी पुष्टि करेगा। ठीक है। उद्देश्य और महत्व। तो अवैध व्यापार पर अंकुश। आनुवंशिक विश्लेषण से पता चलेगा कि सींग असली है या नकली, जिससे वन्यजीव तस्करी पर लगाम लगेगी। संरक्षण। यह प्रक्रिया गैंडे की आबादी की सुरक्षा और उन्हें संरक्षण में मददगार होगी। डेटा संग्रह। विश्लेषण के बाद डीएनए का डेटा लाइब्रेरी में संग्रहित होगा, जो भविष्य में दोहराव और विश्लेषण के लिए उपयोगी होगा। तो ये है। फिर एक न्यूज़ है ये। शुक्ला मेक्स द मोस्ट ऑफ द फाइनल डेज इन ऑर्बिट अहेड ऑफ AX4 मिशन अनडॉकिंग। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम की एक्सियोम मिशन 4 के अंतिम दिनों में अंतरिक्ष में किए जा रहे कार्यों के बारे में बताता है। यह मिशन 12 जुलाई 2025 को। ठीक है। तो इस मिशन के अंतिम चरण एक्सियोम 4 का अलग होना अनडॉकिंग 14 जुलाई से पहले नहीं होगा, क्योंकि और इसकी तैयारी चल रही है। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ने इस दौरान कई प्रयोग किए हैं। अंतरिक्ष में प्रयोग। शुक्ला ने माइक्रो एल्गी पर प्रयोग किया, जो भविष्य में अंतरिक्ष में भोजन, ऑक्सीजन और जैव ईंधन के स्रोत के रूप में उपयोगी हो सकता है। फिर जीवन का विस्तार। यह मिशन पृथ्वी के बाहर जीवन को बनाए रखने और अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने की संभावनाओं का अध्ययन कर रहा है। अब इसकी पृष्ठभूमि देखें तो मिशन 14 जून 2025 को शुरू हुआ था। ठीक है। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री के रूप में इस मिशन का हिस्सा है। ठीक है। फिर शुक्ला के साथ उनकी टीम ने विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों पर काम किया, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य, मानसिक सहायता पर ध्यान दिया गया है। अलग होने की योजना। तो एक्सियोम स्पेस ने घोषणा की कि मिशन का अंतिम चरण 14 जुलाई से पहले नहीं होगा। इस दौरान टीमें प्रयोग को पूरा करने में जुटी हैं। ठीक है। प्रयोग और परिणाम। माइक्रो एल्गी प्रयोग। तो शुक्ला ने माइक्रो एल्गी पर काम किया, जो अंतरिक्ष में भोजन, ऑक्सीजन पैदा करने में मददगार हो सकता है और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। फिर एक है NPRCHAR अध्ययन। इस मिशन में भी यह अध्ययन किया गया कि अंतरिक्ष यात्रियों के का मस्तिष्क और पर्यावरण के साथ तालमेल कैसे बन रहता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। तो कि अंतरिक्ष यात्रियों के और पर्यावरण के बीच में तालमेल कैसे बनता है, ये चेक किया। फिर लंबे समय के मिशन। तो टीम ने सेरिब्रल ब्लड फ्लो। तो सेरिब्रल में जो ब्लड फ्लो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तरों का विश्लेषण किया, जो लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर तकनीकी और वैज्ञानिक पहलू। तो डेटा संग्रह। प्रयोग के लिए डेटा संग्रह किया गया, जिसमें रेडियो डोजीमीटर ठीक है उपयोग किया, ताकि विकिरणों को प्रभाव को मापा जा सके। तो डेटा संग्रह। प्रयोग के लिए डेटा एकत्रित किया, जिसमें रेडियो डोजीमीटर का उपयोग हुआ है। फिर मानसिक सहायता। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मानसिक रूप से सहायक वातावरण बनाने पर जोर दिया गया, जिसमें टीम की लचीलापन एक बड़ी ताकत साबित हुई। भविष्य की संभावनाएं। ये प्रयोग भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए नींव रख सकते हैं, खासकर चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियों के लिए। तो ये अपन ने जाना है। ठीक है। फिर अपन आगे चलें। मराठा फोर्ट सिस्टम गेट यूनेस्को हेरिटेज टैग। तो क्या हुआ है?
यूनेस्को की मान्यता। मराठा किलों की सैन्य प्रणाली को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह निर्णय 7वें सत्र के दौरान पेरिस में विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में लिया गया। घोषणा की तारीख, यह घोषणा शुक्रवार को की गई। इसे आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया। 2024-25 का चक्र, यह मान्यता 2024-25 की यूनेस्को चक्र के तहत दी गई, जो भारत के सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाएगी। फिर मराठा किलों का महत्व। तो मराठा किलों की प्रणाली मराठा शासन की असाधारण सैन्य वास्तुकला और रक्षा प्रणाली का प्रतीक है, जिसे ये किले मराठा साम्राज्य की शक्ति और संगठन क्षमता को दर्शाते हैं। ठीक है, अब इस सूची में 12 किले हैं। इसमें सलेयर फोर्ट है, शिवनेरी फोर्ट है, लोहगढ़, खंडेरी, राजगढ़, फिर प्रतापगढ़, फिर सागणपाद, पनहाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और गिंगी फोर्ट है। ये सारे फोर्ट हैं। प्रक्रिया और निर्णय। तो बैठक का आयोजन, विश्व धरोहर समिति ने 47वीं बैठक पेरिस में आयोजित की गई, जिसमें भारत ने अपनी दावेदारी पेश की। फिर मान्यता और घोषणा। यूनेस्को ने मराठा सैन्य परिदृश्यों को विश्व धरोहर की रूप में मान्यता दी, जो कि भारत के लिए गर्व का क्षण है। सांस्कृतिक विरासत, ये किले न केवल सैन्य महत्व के हैं बल्कि मराठा संस्कृति और इतिहास का भी हिस्सा हैं। महत्व और प्रभाव, वैश्विक पहचान। तो इस मान्यता से मराठा किलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण और प्रचार मिलेगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फिर यूनेस्को की सूची में शामिल होने से इन किलों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहायता और धन प्राप्त हो सकेगा। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और भारत और मराठा इतिहास को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाएगा। तो अपन को पता होना चाहिए कि इसमें 12 किले हैं, कौन कौन से हैं। सलेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, राजगढ़, प्रतापगढ़, सागणपाद, पनहाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, गिंगी फोर्ट, ये सारे हैं। फिर इंडिया टू होस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। तो ये वाली न्यूज़ क्या है, तो भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की मेज़बानी की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसमें वो देखते हैं। सम्मेलन की मेज़बानी 11 से 13 सितंबर 2025 के बीच नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित होगा, जिसका शीर्षक है रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेजेसी। ठीक है, उद्देश्य है सम्मेलन भारत की प्राचीन पांडुलिपि और ज्ञान परंपरा को वैश्विक मंच पर पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने पर केंद्रित होगा। ज्ञान भारत मिशन, यह आयोजन ज्ञान भारत मिशन का हिस्सा है, जो देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। फिर सम्मेलन 11 से 13 सितंबर तक चलेगा। इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। प्रतिभागी इसमें वैश्विक विद्वान, सांस्कृतिक संरक्षक और 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नेता शामिल होंगे। ऐतिहासिक संदर्भ, सम्मेलन स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण 11 सितंबर 1893 को याद करेगा, जो भारत की बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि का प्रतीक है। ठीक है, तो गतिविधियाँ और विशेषताएं क्या हैं। विषय और चर्चा, सम्मेलन में पांडुलिपि पर केंद्रित सत्र, इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख और विश्व स्मृतियों पर ध्यान दिया जाएगा। फिर कई प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएंगी, जिसमें भारतीय पांडुलिपि, जीवित प्रदर्शन और कार्यशालाएं भी शामिल होंगी। ठीक है, तो यही सारा है। तो इसमें क्या होगा, बस यही है। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को संजोने, वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का प्रयास है। स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की 132वीं वर्षगांठ पर आयोजित यह सम्मेलन ज्ञान भारत मिशन के तहत एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जो भारत की प्राचीन विरासत को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। तो अपने भारत में हो रहा है ये वाला सम्मेलन। फिर एक न्यूज़ है ये कि DRDO IAF सक्सेसफुली टेस्टेड इंडिजीनियस अस्त्र मिसाइल। तो DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली कंडक्ट द फ्लाइट टेस्ट ऑफ द बी क्या है, इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र इक्विप्ड विद द इंडिजीनियस रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर from an Sukhoi 30 fighter jet off coast of Odisha on Friday. According to Union Minister of Defense, 2 launches were carried out against the high-speed unmanned aerial target at the range and target aspect and launch platform condition. In both cases, the missile destroyed the target with pinpoint accuracy. तो सीधी बात है, अस्त्र का यूज़ किया है। फिर वो ये एयर टू एयर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, सुकोई 30 से इसको छोड़ा जाता है। तो बस वही है, अपन को इतना याद रखना है। तो आज की न्यूज़ इतनी है।